चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बरेली और बुलंदशहर जिलों में 7 जून से कोरोना वायरस कर्फ्यू से ढील दिए जाने की घोषणा दे दी है। जी आपको बता दें कि इन 2 जिलों यानी कि बरेली और बुलंदशहर में कोरोना वायरस के क्षेत्रों में छोड़कर बाकी इलाकों में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक दुकान और बाजार खोलने की अनुमति सप्ताह में 5 दिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दे दी है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक दुकान और बाजार खोलने की अनुमति सबको मिलेगी। जबकि बड़ी बात तो ये है कि शनिवार और रविवार को पूरे दिन ये दुकानें बंद रहेंगी। और उत्तर प्रदेश में ऐसे जिलों की संख्या अब 67 हो गई है जहाँ पर 600 से भी कम रोगी कोरोना वायरस के बचे हैं। इसीलिए इन जिलों में उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस कर्फ्यू में ढील दे दी है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। वहीं दूसरी और बड़ी बात तो ये भी है कि उत्तर प्रदेश में रात को लगने वाला कर्फ्यू जो कि शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा, लेकिन शनिवार व रविवार को कोरोना कर्फ्यू लागू होगा। इस दौरान उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। बयान के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 67 जिलों में संक्रमण के मामलों की संख्या मात्र 600 से भी कम हो चुकी है, यानी कि कोरोना मुक्त उत्तर प्रदेश हो चुका है। इससे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने 75 जिलों में से 55 जिलों में कोरोना वायरस कर्फ्यू में ढील दी थी। बयान के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी से उत्तर प्रदेश को सुरक्षित रखने की दिशा में लगातार किए जा रहे प्रयासों के अच्छे परिणाम मिले हैं। सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश में अब तक 5,10,32,967 जांच की गई है कोरोना वायरस की। दूसरी और बड़ी बात तो ये भी है कि उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के संक्रमण के मात्र 1092 नए मामले सामने आए हैं। इसी दौरान उत्तर प्रदेश में लगभग 4000 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं कोरोना वायरस से। अब इस तरह से कुल 16,56,763 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA की उत्तराखंड इकाई ने राज्य में यानी कि उत्तराखंड में कोरोना वायरस किट में पतंजलि की कोरोनिल टैबलेट को शामिल किए जाने पर सुझाव पर रामदेव जी के सुझाव पर आपत्ति जताई है। जी आपको बता दें कि इस मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड ने उत्तराखंड के राज्य सचिव को पत्र लिखा है। बड़ी बात तो यह है कि बाबा रामदेव जी की पतंजलि ने उत्तराखंड में बांटे जाने वाली कोरोना वायरस के किट में कोरोनिल टैबलेट को शामिल किए जाने का सरकार को सुझाव दिया था। हालांकि ये एक सुझाव मात्र था, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ये बोलना है कि पतंजलि की आयुर्वेदिक कोरोनिल टैबलेट ना तो WHO द्वारा अप्रूव की गई है और ना ही DCGI के द्वारा। इसके अलावा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आगे ये बोला है कि कोरोनिल को फूड सप्लीमेंट के तौर पर ही केंद्र की मोदी सरकार के आयुष विभाग ने मंजूरी दी है, न कि कोरोना वायरस के संक्रमण की दवा के तौर पर। बड़ी बात तो यह है कि IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आगे ये भी बोला है कि आयुर्वेदिक कोरोनिल को एलोपैथिक दवाओं के साथ मिक्स करना मिक्सोपैथी कहलाएगा। मिक्सोपैथी जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित है। ऐसे कानून बनाए गए हैं पहले से ही। ऐसे में कोरोना वायरस के किट में कोरोनिल को आयुर्वेदिक दवाई को शामिल किया जाना सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की श्रेणी में गिना जाएगा। हालांकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बाबा रामदेव जी का ये विवाद सिर्फ कोरोनिल के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि जब बाबा रामदेव एक वायरल वीडियो में एलोपैथी की आलोचना करते हुए दिखाई दिए। बाबा रामदेव जी ने उस वीडियो में ये बोला था कि एलोपैथी के दबाव के कारण ही कोरोना वायरस संक्रमण में कई मरीजों की जान गई। इसके बाद से लगातार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA योग गुरु बाबा रामदेव जी के खिलाफ लड़ाई कर रहा है। IMA ने प्रधानमंत्री मोदी जी से बाबा रामदेव जी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लगाने की भी मांग की है, लेकिन कोई असर नहीं हुआ उसका। योग गुरु बाबा रामदेव जी की आयुर्वेदिक कोरोनिल के किट के बारे में हमें अपनी राय जरूर दें कि क्या ये कोरोनिल की दवाई मोदी सरकार को अब हॉस्पिटल में मरीजों को देनी चाहिए या फिर नहीं। इस पर हमें अपनी राय जरूर दें। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि नाइजीरिया के राष्ट्रपति का अकाउंट डिलीट करना ट्विटर को पड़ गया भारी। जी आपको बता दें कि ट्विटर ने भारत से ही नहीं बल्कि बड़े बड़े देशों से पंगे लिए हैं। आपको बता दें कि वहीं अब नाइजीरिया में भारतीय एप्लीकेशन कू ने एंट्री ले ली है ट्विटर को पछाड़कर। जी हाँ, बड़ी बात तो ये भी है कि भारत सरकार और ट्विटर के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं नाइजीरिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को अनिश्चित काल के लिए परमानेंटली सस्पेंड कर दिया है नाइजीरिया ने। जी आपको बता दें कि इसके बाद अब नाइजीरिया में स्वदेशी यानी कि भारत में बनने वाली माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू की एंट्री हो चुकी है, जो कि ट्विटर के मुकाबले भारत में स्वदेशी एप्लीकेशन बनाई गई है। आपको बता दें कि कू एप्लीकेशन अब भारत के अलावा नाइजीरिया के मार्केट पर भी पकड़ बनाएगा। कू एप्लीकेशन ने यह बोला है कि अब भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म नाइजीरिया में भी उपलब्ध है।
इसके साथ ही हू ने तो यहाँ तक बोल दिया कि वह नाइजीरिया में यूजर के लिए स्थानीय भाषाएं जोड़ना चाहती है। यह घटनाक्रम इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि नाइजीरिया सरकार ने हू के कॉम्पिटिटर ट्विटर पर देश में अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी है, जो कि मोदी सरकार भी कर सकती है, क्योंकि ट्विटर जानबूझकर मोदी सरकार से पंगे ले रहा है। जी आपको बता दें कि हू के एक पोस्ट में उसके सह संस्थापक CEO अप्रमेय राधाकृष्णन ने यह बोला है कि ये मंच हू का अब नाइजीरिया में उपलब्ध है। आपको बता दें कि बड़ी बात यह है कि नाइजीरिया के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यह बोला है कि ट्विटर का इस्तेमाल उनके देश के लिए यानी कि नाइजीरिया के कॉर्पोरेट को नीचा दिखाने के लिए ट्विटर यूज कर रहा था। इसीलिए हमारी नाइजीरिया की सरकार ने ट्विटर को नाइजीरिया में अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड करने का ऐलान किया और भारत की एप्लीकेशन हू को अपने देश नाइजीरिया में बड़ी जगह दी है ट्विटर की जगह पर। इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर लगाई केंद्र की मोदी सरकार ने रोक, केजरीवाल को लगा सबसे बड़ा झटका। जी आपको बता दें कि ना बदलना ना आया केजरीवाल के लिए काम। जी आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली की सरकार की यानी केजरीवाल की घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी है। इस योजना के तहत केजरीवाल सरकार दिल्ली में लोगों के घरों तक राशन पहुंचाने वाली थी, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से इसे अनुमति नहीं दी गई है, जिससे केजरीवाल बुरी तरीके से भड़क गए मोदी सरकार पर। इस पर केजरीवाल अब आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखने वाले हैं। आपको बता दें कि ये योजना 25 मार्च से दिल्ली में शुरू होने वाली थी, लेकिन तब भी केंद्र की मोदी सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। जी आपको बता दें कि इसके बाद दिल्ली सरकार ने इसमें बदलाव करके प्रस्ताव केंद्र की मोदी को भेजा था, लेकिन कोरोना काल में तो स्थिति और ज्यादा खराब होती दिखी है, जहां पर ऑक्सीजन से लेकर वैक्सीन तक हर मुद्दे पर तकरार देखने को मिली है केजरीवाल और मोदी जी के बीच में, और कई बार तो कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाना पड़ा है। अब जब कोरोना वायरस काबू में है दिल्ली में और गरीबों को राशन बांटने की तैयारी है दिल्ली में, तो इस योजना पर भी अभी के लिए रोक लगा दी गई है केंद्र की मोदी सरकार द्वारा। और दिल्ली में एक बार फिर से केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सरकार के बीच में घमासान शुरू हो चुका है। जी आपको बता दें कि दिल्ली वासियों के लिए बड़ी राहत, 7 जून से चलेगी दिल्ली में मेट्रो, खुलेंगे बड़े बड़े मॉल्स, बाजार और ऑफिस। जी आपको बता दें कि दिल्ली में 7 जून यानी कि आने वाले सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगा है। इसके साथ ही अनलॉक यानी कि दिल्ली को खोलने की प्रक्रिया भी इसी हफ्ते से शुरू हो चुकी है। जी आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सीमित लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही दूसरे चरण के अनलॉक के बारे में भी घोषणा कर चुके हैं। केजरीवाल ने आगे ये बोला कि दिल्ली में सीमित तौर पर लॉकडाउन जरूर जारी रहेगा, लेकिन 7 जून से दिल्ली में अनलॉक 2 के तहत काफी रियायतें दी जा रही हैं मेरे द्वारा। इसमें दिल्ली में मेट्रो संचालन से लेकर बाजार का खुलना भी शामिल है। मुख्यमंत्री केजरीवाल के अनलॉक को लेकर घोषणाएं इस प्रकार हैं। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर वर्तमान में आधा % तक आ पहुंची है और रोजाना के केस 500 से कम होने के चलते रियायतें दी जा रही हैं। अगर दिल्ली में केस बढ़े तो सख्ती भी बढ़ जाएगी। बड़ी बात तो ये भी है कि दिल्ली के सभी बाजार और मॉल्स ऑड इवन के आधार पर सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुलेंगे। आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी और दिल्ली में आधी दुकानें दूसरे दिन, बाकी दिन खुलेंगी। नंबर के आधार पर ऑड इवन का फैसला होगा। जी आपको बता दें कि सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए वाले अफसर 100 क्षमता के साथ काम करेंगे, लेकिन उसके निचले वाले 50% कर्मचारी ही काम करेंगे दिल्ली में। इसके अलावा एसेंशियल सर्विस से जुड़े विभागों में 100% कर्मचारी काम करेंगे, लेकिन कौन सा विभाग जरूरी सेवा में आता है वह उसके HOD फैसला लेंगे। सभी प्राइवेट दफ्तर 50% कर्मचारियों के साथ काम करेंगे दिल्ली में। कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे। समय का भी ध्यान उन्हीं लोगों को रखना होगा ताकि समय पर ज्यादा भीड़ सड़कों पर ना हो। वहीं बड़ी बात तो ये भी है कि अब दिल्ली मेट्रो 50% सीट क्षमता के साथ दिल्ली में चलेगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का ये बोलना है कि दिल्ली में उपलब्ध ट्रेनों में से केवल आधे को ही सेवा में शामिल किया गया है, जिसकी आवृत्ति अलग अलग लाइनों पर लगभग 5 से लेकर 15 मिनट के बीच होगी। इसके बाद आने वाले हफ्तों में हम ये देखेंगे कि कोरोना वायरस की कैसी स्थिति है दिल्ली में। उसके बाद उस हिसाब से हम रियायत देंगे, छूट देंगे मेट्रो में। हमें अब एक्सपर्ट की राय के अनुसार 37,000 की पीक के लिए तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि अब पीक नहीं आएगी कोरोना वायरस की दिल्ली में, लेकिन अगर हम इस बेस के साथ तैयार हो गए तो मामले बढ़ने पर हम और तैयारी कर सकेंगे।